हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का भूगोल का अध्याय 7 जो कि है अध्याय 7 जो कि क्या है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। तो इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 वीडियो पिछले क्लास में कराया था, बेसिक थ्योरी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अभी जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम जानेंगे उससे आगे, ठीक ना। तो हमने उस चैप्टर में बताया था कि परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं जो कि है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो चलिए जानते हैं अब एक एक का अच्छी तरीके से। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग को अच्छे से जानते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आगे है सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग के बारे में कह रहा है कि वर्तमान समय में यातायात के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग जो है वह सड़क है, ठीक है ना। वर्तमान में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है? सड़क का उपयोग किया जाता है। तो सड़क की पहुंच छोटे छोटे गांव से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक है, ठीक ना। और सड़कें पक्की एवं कच्ची दोनों होती है। मरुस्थल, ठीक ना, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान वाले भाग को कहते हैं मरुस्थल। वन और ऊंचे पर्वतों पर भी सड़क बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह, ठीक ना, राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, ठीक ना। अब आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है विश्व का, तो हो जाएगा महाली लेह राजमार्ग, ठीक ना। तो झारखंड का अधिकांश भाग ऊबड़ खाबड़ और पठारी है, अतः रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का विकास अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ ऊंचा नीचा है तो जिसके कारण पटरियों को बिछाने में असुविधा होती है, इसलिए यहाँ पे सड़क मार्ग का ज़्यादा उपयोग किया गया है, विकास हुआ है, ठीक ना। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं, ठीक ना। भूमिगत जो सड़क होता है उसको भूमिगत मार्ग कहते हैं, जिसको सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर व्यस्त सड़कों के ऊपर बनाए जाते हैं, जो जिस सड़क पे बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रहती है, हमेशा गाड़ी चलते रहती है, तो उसी की जगह पे फ्लाईओवर बनाया जाता है, ठीक ना। तो सड़कों को बनाना तथा उसका रख रखाव मैदान एवं कम ऊंचाई वाले जगहों पर कम खर्च में किया जा सकता है, ठीक ना। सड़कों को बनाना तथा उसका रख रखाव मैदान एवं कम ऊंचाई वाले जगहों पर कम खर्च में किया जा सकता है, जबकि हिमालय में सड़कों का बनाना, अब सड़क बना देने से थोड़े ना होता है, उसका मरम्मत लगातार करते रहना पड़ता है, तब वो सालों साल चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय की सड़क पर बनाना और उसका रख रखाव खर्चीला होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे रहता है तो उसमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट रहता है, सब कुछ ज़्यादा पड़ता है, उतना ऊंचाई पे जाना रहता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे क्या लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, पूछ सकता क्वेश्चन, ठीक है ना, कि कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है, तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह वाराणसी मतलब ऊपर में जो है वाराणसी से कन्याकुमारी एकदम नीचे तमिलनाडु को जोड़ती है, ठीक है। झारखंड से गुजरने वाली सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, ठीक ना। झारखंड से जो गुजरता है यह राज्य के गिरिडीह तथा धनबाद जिला से गुजरती है, ठीक ना। चलिए अब जानते हैं रेल मार्ग के बारे में, ठीक ना। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि भारत में रेल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन है, ठीक ना। भारत का जो रेलवे है वो सबसे इम्पोर्टेंट साधन है। यह भारत के कुल सामान तथा यातायात का लगभग 70 भाग का परिवहन करता है। आप सोच सकते हैं भारत में जितना भी यात्रा होते हैं तो 70% जो यात्रा होती है, सामान का ढोया जाता है, वह 70% तुम्हारा रेल मार्ग से होता है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है रेल मार्ग। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई 67,368 किलोमीटर। अगर यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबी मतलब भारत की कुल लंबाई कितनी है रेलवे की, तो हो जाएगा 67,368 किलोमीटर, ठीक ना। और भारत में पहली बार रेलवे कब चली थी, तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई तथा थाने के बीच चली थी, ठीक ना। मुंबई से थाने तक चली थी, जो जिसकी दूरी कितना है 34 किलोमीटर तक है, ठीक ना, 34 किलोमीटर
तक चली। अब जानते हैं आगे कि वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन को तीव्र विकास में सहायता प्रदान किया। सबसे पहले जो इंजन आया था वो वाष्प इंजन था, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे कोयले से हुआ, फिर इलेक्ट्रिक आया, ठीक ना। तो विकसित होते गया तो क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति, मतलब क्या, रेलवे ने औद्योगिक क्रांति दिया, मतलब विकसित करता गया। ठीक है, आगे देखते हैं। रेलवे भारत में रेल की 3 गेज होती है। अब ये गेज क्या होती है, चलिए इसको अच्छे से जान लेते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छा सा चीज़ है, यहाँ पे बताया गया है। चलिए तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमने समझाएंगे इसके बारे में। तो है कि बड़ी लाइन, ठीक है, अथवा चौड़ी गेज, ठीक है ना। बड़ी लाइन अथवा चौड़ी गेज, पहला जो होता है गेज वह बड़ी लाइन होती है, लंबी लाइन होती है और चौड़ी गेज होती है, जिसकी मीटर कितना बोला है, 1.676 मीटर चौड़ी, ठीक ना। चौड़ी मतलब क्या, अभी अब समझा रहे हैं। फिर जो मध्यम लाइन होती है अथवा मीटर गेज, मध्यम लाइन अथवा मीटर गेज जो 1 मीटर चौड़ी है, ठीक है। और सबसे जो छोटी होती है छोटी लाइन अथवा सकरी गेज जो 0.6 मीटर चौड़ी है। आप लोगों ने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, आप पर कीजिएगा कभी, जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा पटरी रहती है, ठीक ना। तो उस पटरी में स्लीपर रहती है, बीच बीच में जो दिया जाता है उसको स्लीपर्स बोलते हैं। तो वही स्लीपर्स की लंबाई के अनुसार गेज बनाया गया है, मतलब जिस स्लीपर की लंबाई 1.676 मीटर है, मतलब ट्रैक की लंबाई, चौड़ाई, ठीक ना, लंबाई नहीं, लंबाई तो यहाँ पे बताया गया बड़ी लाइन में बड़ी लंबाई होती है, लेकिन जिसकी चौड़ाई, जिस ट्रैक की चौड़ाई ज़्यादा होती है, कितना, जिसको मेजर करेंगे तो 1.676 मीटर, ठीक ना, उसको बड़ी गेज कहा जाता है, ठीक है। और जिसका लंबाई, ट्रैक की चौड़ाई 1 मीटर होती है उसको मध्यम कहा जाता है। और सबसे छोटी वाली कितनी होती है, 0.61 मीटर चौड़ी होती है ट्रैक की, ठीक ना। ट्रैक की चौड़ाई हम बोल रहे हैं, ना कि लंबाई। समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब सोचेंगे कि इसका फायदा क्या है, तो देखिए होता ही है कि जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक ना, जिस गेज की, जिस ट्रैक की, तो उसमें ज़्यादा सामान ढोया जा सकता है, ज़्यादा यात्री को ढोया जा सकता है और रेल को गति प्राप्त कर सकती है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से उसको चलाया जा सकता है रेल को। और जो छोटी और सकरी होती है, ठीक ना, छोटी लाइन होती है, उसमें कम यात्री ढोया जाता है, ठीक ना, बहुत कम, उसमें स्थिरता उतनी नहीं रहती है, ठीक है। तो अब ये जो छोटी लाइन है उसको हटाया जा रहा है, उसके बदले मतलब मध्यम या फिर बड़ी लाइन पे व्यवस्थित किया जा रहा है, ठीक ना। और मध्यम तो आप समझ ही गए होंगे, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम, ठीक है। और ये जो छोटी लाइन होती है वह हिल एरिया में, जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है, जहाँ पे सामान को ढोया नहीं जाता है, वहीं पे ये ट्रैक बिछी हुई थी, ठीक ना। पहले यही सबसे छोटी जो लाइन थी वही बिछी हुई थी, धीरे धीरे इसको विकसित किया गया, ठीक है। अब चलिए आगे जानते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे गेज के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि रेल मार्ग ने, ठीक है, रेल मार्ग ने कम खर्च में भारी सामान मानव को तेज आवागमन का साधन प्रदान किया। साधन मतलब एक व्यवस्था जिसके जरिए आवागमन किया जा सकता है, ठीक ना। बाद में डीजल, ठीक है, बाद में डीजल एवं विद्युत इंजन ने वाष्प इंजन का स्थान ले लिया, ठीक ना। सुपरफास्ट रेलवे, ठीक ना, सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन को गति एवं तीव्र हो गई, गति और तीव्र हो गई, मतलब और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ठीक है। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी से सुगर्म पहाड़ी, ठीक ना, सुगर्म पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, ठीक ना। आजकल का जो वैज्ञानिक क्या, प्रौद्योगिकी के कारण जहाँ पहाड़ी एरिया हो गया, जहाँ पे चलना मुश्किल होता है, वहाँ पे भी रेल मार्ग बिछ चुकी है, ठीक ना, बिछ चुकी है। भारतीय रेल मार्ग विकसित अवस्था में है, मतलब लगातार विकसित हो ही रहा है, ठीक है। यह एशिया में चीन के बाद दूसरा, ठीक ना, चीन के बाद दूसरा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल मार्ग है। भारत का पूछेगा तो एशिया में कितना स्थान रखता है, एशिया में हो जाएगा दूसरा, पहला में चीन है एशिया में, ठीक ना, एशिया महाद्वीप में, और विश्व में तुम्हारा चौथा स्थान रखता है रेल मार्ग का। क्लियर। चले आप जानते हैं जल मार्ग के बारे में। तो जल मार्ग में लिखा गया है कि प्राचीन काल से, मतलब पहले के समय से, प्राचीन काल से ही जल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन रहा है। भारी एवं बड़े आकार के सामानों को अधिक दूरी तक ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। जल मार्ग में किराया सबसे कम रहता है, तो और इसमें बड़ी बड़ी सामानों को भी ढोया जा सकता है आसानी से, ठीक है। जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इसको अच्छे से जानिएगा कि 2 प्रकार के होते हैं जल मार्ग, ठीक ना। कौन कौन सा? एक अंतर्देशीय जल मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग मतलब अपने देश में जब नाव या फिर कोई भी बोट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है अपने ही देश में, ठीक है।
और होता है समुद्री जलमार्ग, जिसमें समुद्र में लिया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है, एक देश से दूसरे देश में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आगे है कि नौ परिवहन योग्य, ठीक ना, नौ परिवहन योग्य नदियों, मतलब जिस नदी पे नाव चलाया जा सकता है, ठीक है, एवं झीलों, वैसा झील जहाँ पे नाव चलाया जा सकता है, का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नदी या झील द्वारा जाया जाता है, क्लियर, उसी को अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है, ठीक है, उपयोग होता है। तो भारत में जो है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक ना। भारत में सबसे अच्छा जो जल मार्ग होता है जिसमें अंतर्देशीय परिवहन किया जाता है वह हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, इसमें जितना भी नदियां आता है इन दोनों के बीच में। और उत्तरी अमेरिका में महान झील, अफ्रीका में नील नदी महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि समुद्र एवं महासागरीय मार्गों, समुद्र मतलब समझ ही रहे होंगे, और महासागरीय मतलब समुद्र से बड़ा, ठीक है, उसको महासागर बोलते हैं, का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल, ठीक है, व्यापारिक सामान हो गया या फिर माल या सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। समुद्र मार्ग बंदरगाह से जुड़े होते हैं। भारत में मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल, ठीक ना, लॉस एंजिल तुम्हारा सब नाम है एरिया का। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब वैसा जगह जहाँ पे नाव आके रुकती है, जैसे बस स्टॉप हुआ जहाँ पे बस रुकती है, क्लियर, वैसे ही बंदरगाह होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी नावें रुकती है, ठीक है। और ये सब जो नाम है हमने बताया भी, ये तुम्हारा वहाँ पे बंदरगाह है, ठीक है। भारत में अनेक राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास हुआ है। राष्ट्रीय मतलब अपने देश में के अंदर में, ठीक ना। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ठीक है, जलमार्ग, सॉरी राजमार्ग पढ़ रहे, जलमार्ग, इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। तो सबसे लंबा जलमार्ग कौन हो गया? जलमार्ग संख्या 1, जो कि गंगा नदी पे है, क्लियर। हमारा राज्य झारखंड समुद्र से सटा नहीं है, अतः झारखंड में कोई भी समुद्री बंदरगाह नहीं है, क्लियर। आगे चले देखते हैं अब वायु मार्ग। तो वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ से विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। तीव्र मतलब बहुत तेजी से इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है वायु मार्ग से, 20वीं सदी से, ठीक है ना। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है, क्लियर। ईंधन मतलब वही जो फ्यूल लगता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, जो लगता है उसी को ईंधन बोलते हैं। यह यातायात का अकेला साधन है जो अत्यधिक दुर्गम स्थान पर भी पहुंच सकता है। दुर्गम मतलब ऐसा जगह जहाँ पे चल के या फिर जल से नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन उड़ के तो पहुंचा जा सकता है। लेकिन यह खराब मौसम, कोहरे, तूफान इत्यादि से प्रभावित होते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थिति में लोगों को बचाने, भोजन, वस्त्र, जल एवं दवाइयाँ पहुंचाने में बहुत उपयोगी है, क्लियर। हेलीकॉप्टर के द्वारा एक जगह से जहाँ पे विपदा के समय पहुंचा जा सकता है, ठीक ना। महत्वपूर्ण हवाई पत्तनों, ठीक ना, हवाई पत्तनों जहाँ पे हवाई जहाज रुकती है, ठीक ना। हवाई पत्तनों में क्या हो जाएगा? एयरपोर्ट जिसको कहा जाता है। हवाई पट्टियों में मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, काहिरा इत्यादि है। रांची में, अगर रांची गए होंगे तो आप लोग देखेंगे होंगे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ठीक है, स्थित है। झारखंड के देवघर में नया हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, अभी बन रहा है झारखंड के देवघर में। और मैं भी बताना चाहूँगा, मैं भी देवघर जिले से ही हूँ। चलिए देखते हैं आगे। आप आगे है अब संचार। आप लोग भी बताइएगा आप लोग कौन कौन से जिले से हैं, ठीक ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे है संचार। तो जिस प्रकार परिवहन द्वारा यात्रियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उसी प्रकार संचार द्वारा संदेश एवं विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। सिंपल सी भाषा में आजकल तो आप लोग जानते हो कि व्हाट्सअप, तुरंत मैसेज किए पहुंच गया, ठीक ना, इसी को बोलते हैं संचार, जो अपनी बात को दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य तक संदेश पहुंचाने के लिए मनुष्य एवं पशुओं का उपयोग करते थे या प्रयोग करते थे 19वीं सदी में, जब कुछ था नहीं, ठीक है। लेकिन विकास के साथ साथ पशुओं द्वारा मतलब क्या, कबूतर से बोलता था ना, एक गाना निकलना, कबूतर क्या संदेश पहुंचाया जाता था, तो वैसे ही, ठीक ना, एक जगह से दूसरी जगह तो जानवरों द्वारा पहुंचाया जाता था, ठीक है। तकनीकी विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकसित कर लिया है।
ठीक है। संचार के क्षेत्र में विकास से, संचार के क्षेत्र के विकास से विश्व में सूचना क्रांति आया है। सूचना प्रदान करने, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है, इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। अब होता है यूँ, देखो संचार के विकसित से क्या हुआ, जैसे यूट्यूब, अभी हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला, मैं देवघर में बैठा हुआ हूँ और आप लोग कहीं भी बैठे होंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना, और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्ति कर सकते हैं। तो संचार ने कितना सुविधा प्रदान किया है, ठीक ना, ऑनलाइन सब कुछ हो जा रहा है आजकल, इसीलिए इसे जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। जैसे मैं यहीं पर बैठ के आप लोगों से संपर्क कर पा रहा हूँ, ठीक है। आगे है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन और इंटरनेट ने संपूर्ण विश्व को समीप ला दिया है। क्लियर। आपसी संपर्क संभव होने के कारण ही हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। जीवन संचार माध्यम से सरल हो गया है, ठीक ना, संचार के द्वारा ही सब कुछ सरल हो गया है। किसी भी चीज़ को जानना रहता है तो ऑनलाइन हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि संचार के माध्यम से, ठीक है। घर बैठे ही हम रेल, वायुयान, सिनेमा आदि टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, मतलब कटवा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर समाप्त होता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर बच गया, जो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पे कहीं से नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में।